हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, हमने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। उससे हमने देखा था कि रदरफोर्ड्स को क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली थी। ठीक है, रदरफोर्ड को क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली वो सब हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं कि रदरफोर्ड ने उन ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करके क्या क्या कंक्लूजन्स दिए अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में उसने पहली जो हमें बात बताई थी, उसने बोला था कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर में कंसंट्रेट होते हैं एक छोटी सी जगह पे, जिसको एक हैवी सेंटर या फिर न्यूक्लियस उसने घोषित कर दिया था। क्लियर? चलिए, न्यूक्लियस के बारे में हमें पता लग गया। फिर उसने बोला कि अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल बोले थे ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपके न्यूक्लियस के अंदर आ गए। इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने क्या बोला सर? इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के आसपास। ये भी बात सही है। ठीक है, हमें आज पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पर उसने एक चीज बोली थी, ठीक है, जो उसकी गलत साबित हुई। क्या बोली थी उसने? उसने बाद में जाके बोल दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं और अपना एनर्जी लूज करते रहते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते करते वो अपना एनर्जी लूज करते रहते हैं। ये बात उसकी जो थी गलत निकली, जिसको नील बोहर ने बाद में ठीक किया था। ठीक है, पॉइंट हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तीसरे पोस्टुलेट पे आते हैं। तो उसने ना क्या किया, अब देखो, जैसे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा रेज का, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा है। यानी कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जी हाँ, हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता कर लिया, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ एटम पता कर लिया। और मजे की बात क्या निकली? जो एटम का रेडियस होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, जिसे आप एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस का रेडियस था वो निकला 10⁻⁻15। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। इसे फर्मी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज दी वन फर्मी। ठीक है, वन फर्मी वैल्यू बोलते हैं इसे। और इस कंपैरिजन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने एक क्रिकेट बॉल को रखा हुआ है, ठीक है, एक ग्राउंड के अंदर, जिसका जो 5 किलोमीटर का रेडियस एरिया है। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर का रेडियस। ठीक है, 5 किलोमीटर का रेडियस, इतने बड़े ग्राउंड में आपने बीच में एक इतनी सी क्रिकेट बॉल रखी है। ये होता है एटम का डायमेंशन। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद भी रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं जैसे आपका कोई प्लैनेट सन के आसपास करता है। ठीक है, सो उसने बोला कि जैसे सोलर सिस्टम में रेवोल्यूशन चलती है, ठीक है, वो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स अराउंड द सन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा आया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या, सॉरी, न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि देखो, न्यूक्लियस क्या है जी? पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड करके विद इन द एटम पकड़ने के लिए क्या यूज की जाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज की जाती है। ठीक है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके हम बहुत सारी ट्रेंड्स को देखते हैं। जब मैं आपको आपके पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर पर लेके जाऊंगा, जो कि एग्जैक्टली इसी से अगला चैप्टर है, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि कैसे बहुत सारी चीजें हमारे इस अट्रैक्टिव फोर्स पे, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के ट्रेंड इसी बात पे डिपेंड करते हैं। चलिए, अब थोड़ा न्यूमेरिकल एक्सटेंशन देख लेते हैं। ठीक है, कि रदरफोर्ड की बातों के अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म्स कितनी थी। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में से मेरा मतलब है जितनी मैथमेटिकल टर्म्स आती हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले आया था कि एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। भाई एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, उसके मतलब कहीं पास के दायरे में ही घूम रहा है, तो वो क्या होगा? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। और अगर वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, ये मेरी पहली बात हो गई। दूसरी बात,
मैं कहता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर मान लो कोई पार्टिकल जो है, दो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हो, तो हम जानते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू में आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद हमारी अगली बात आती है, किसी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है कब, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया, जस्ट पहले पॉइंट में हमने बात की थी, न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और देखो टोटल एनर्जी का क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर मान लीजिए कि मेरा क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के दूर जाने पर जो एनर्जी होती है वो क्या रहेगी, आपकी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। फिजिक्स में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो भाई, हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन के अंदर मैं वो वाला पॉइंट लेकर आऊंगा जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। लिमिटेशन देखने वाले हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के साथ ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हमें बोहर का मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ा। ध्यान से समझना। पहली चीज कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। आप ना अभी नए आए हो, ठीक है, क्लास 10th से भी 11th में आए हो, तो मैं आपको ना बहुत एक बेसिक चीज समझाता हूँ। फिजिक्स की ना दो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और एक होती है क्वांटम फिजिक्स। तो जो क्लासिकल होती है वो क्वांटम से बिल्कुल उल्टी है। ऐसा समझ लो कि अगर आप जैसे मैं, चलो आपकी थोड़ी आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आपने कभी कोई, ठीक है, ऐसे मार्वल वगैरह की मूवी देखी होगी, तो आपको इतना पता होगा कि क्वांटम वर्ल्ड जो होता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। वो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या रहेगी, बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी। और क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही हाइपोथेटिकल थ्योरी है, एक थ्योरी कह रहा हूँ, सॉरी, एक हाइपोथेटिकल स्टडी है जहाँ पर ज़्यादातर काम थ्योरी में होता है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर काम जो है थ्योरी में रहता है। तो ये फिजिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो ज़्यादा किसे रिस्पेक्ट कर रहा था, क्लासिकल मैकेनिक्स को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को रिस्पेक्ट करता था तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर रिस्पेक्ट करनी है उसकी, तो आपका क्या फॉलो होना चाहिए था, न्यूटन के लॉ फॉलो होने चाहिए थे, तो न्यूटन के लॉ फॉलो हुए। अब जो न्यूटन के लॉ फॉलो हुए उससे ना एक चीज़ समझ आई हमें। हुआ क्या था, रदरफोर्ड ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ रहा है, हमारा कंटिन्यूसली घूम रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो रदरफोर्ड ने ये भी साथ में मेंशन कर दिया कि वो घूमते घूमते एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत जरूरी बात है। वो घूमते घूमते क्या कर रहा है, अपना एनर्जी लूज करता जा रहा है। अब एनर्जी लूज कर रहा है तो क्या होगा, वो एक जलेबी जैसा पैटर्न बनाएगा, ठीक है। मान लो पहले उसने यहाँ से शुरू किया और न्यूक्लियस यहाँ पर पड़ा है, तो वो धीरे धीरे करते घूमता 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 आएगा न्यूक्लियस के पास, और एक टाइम के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, ठीक है। वो एक टाइम के बाद क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। तो उसकी टाइमिंग क्या होती है, वो कितने टाइम में फॉल करता है न्यूक्लियस के अंदर, 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर, ठीक है। मतलब इतने कम टाइम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता घूमता न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। एक बात क्लियरली समझना, अगर ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होती, ठीक है, अगर ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होती, क्या एटम एग्जिस्ट करता, नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो रहे हैं। एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हमने क्या बोला रदरफोर्ड को, हमने बोला कि यार आपके मॉडल जो है, जो आपका मॉडल है, वो भी स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है एटम की, ठीक है। बेशक ये एक डायनेमिक मॉडल है, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, वेरी गुड, बट रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया, रदरफोर्ड ने हमें बताया कि घूमता घूमता ना न्यूक्लियस के अंदर जाके खत्म हो जाता है। वो तो सही चीज नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो एटम नहीं एग्जिस्ट करता, दैट मीन्स मैटर नहीं एग्जिस्ट करता, दैट मीन्स यूनिवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। यहाँ पर जो है ये चचा फंस गए,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होता होता न्यूक्लियस के अंदर जाके खत्म हो जाता है, तो फिर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करनी थी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे आप लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते हो ना, कि एक चीज सीधी सीधी लाइन में जा रही है और वो धीरे धीरे करके अपना वेलोसिटी बढ़ा रही है या घटा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। वही चीज अगर आप एक सर्कुलर एक्सिस में करनी शुरू कर दो, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? तो उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो है रिवॉल्व करते करते दिखाते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन इट मस्ट लूज सम एनर्जी। ठीक है, वो कुछ एनर्जी लूज करेगा। देखो घूमता घूमता वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर रहा है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते क्या होता, एक पॉइंट के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड, इतने एक टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाता, गिर जाता, और एटम वहीं पे क्या हो जाता, खत्म हो जाता। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या थी, प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने इसका एक घाटा करवा दिया। इसने बोला यार कि मैं ना अपना मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे दूंगा, ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से इसका मॉडल सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद बात किसकी आई थी, बोहर की बात आई थी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल हम करेंगे कल। ठीक है, और बोहर एटॉमिक मॉडल की इंट्रो दूंगा मैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, पोस्टुलेट्स में आपको पढ़ाऊंगा बाद में जाके, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। ठीक है, वो रीज़न आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत वेला आदमी हूँ, ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, तो अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे।